वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज से आपका जो स्टार्ट होने वाला है, आपका मैथ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। मैथ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए, चाहे वो आपका टीजीटी मैथ हो, चाहे वो टीजीटी आपका मैथ हो, या आपका 6 to 8 में मैथ हो, मैथ या साइंस हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि 9th और 10th, कम से कम 9th और 10th का जो भी एनसीईआरटी बुक है, मैं उसको चैप्टर वाइज आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको आखिर मैथ में पढ़ना क्या चीज़ है और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अगर के नए हैं तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो को पल पल का वहाँ पे अपडेट मिलते रहें। देखिए, अगर सॉरी, क्लास यहाँ पे अगर क्लास 10th में आते हैं एनसीईआरटी का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, 3-3 चैप्टर करके यहाँ पे कोई मैं एक 4 चैप्टर बता दूंगा। यहाँ करके आपको टोटल का टोटल 3 से 4 दिन के अंदर में सारा मैथ में ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे समझ विकसित हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ से हमारा क्लास हो रहा है स्टार्ट। सबसे पहले जो यहाँ पे सामने निकल कर आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे है। ठीक है, एक सेकेंड मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है आपका वास्तविक संख्या नाम है। ठीक है, तो इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसको ही हम बातें करेंगे। जैसे ही इस चैप्टर में आइएगा तो एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूक्लिड। एक सेकेंड दोस्त, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो मैंने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, तो इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ इसमें क्या कहा गया है। इस मतलब इस प्रमेय में यहाँ से मैं आपको एक चीज़ लिखना चाहूँगा, जैसे कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, और जो जीरो से बराबर या आर होगा, ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए, ये सवाल आपसे लास्ट जो टीआरई एग्ज़ाम हुआ था, ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप समझें इसमें क्या दिया गया है। ये हुआ आपका यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, एक चीज़ दिया गया है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे भागा देते हैं ना, उसी के बारे में यहाँ पे आपको मिलता है। अगर कि ए कोई संख्या है, ए कोई यहाँ पे संख्या है, ठीक है, अगर कि उसको हम b से भागा देते हैं, और q यहाँ पे भागफल है और r यहाँ पे मेरा रिमाइंडर है। समझ गए? ये हुआ मेरा यहाँ पे, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ, ये भाजक हुआ और ये भाज्य हुआ मेरा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना बातें आप समझ गए। और यहाँ पे एक चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया था, यही ऑप्शन में दिया गया था कि इसमें से कौन सा संबंध जो है सही है। अब एक बात बताइए, कोई भी संख्या मान के चलिए 5 से हम 11 में भागा देते हैं, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी के 10, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा यहाँ पे, या तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर। ठीक है, यही ना हो सकता है, यानी कि जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या से 0 से बड़ा होगा। और एक और आता है, यानी कि जो ये मेरा संख्या है, जिसको मैंने यहाँ पे b मान के रखा है, आपको b से हमेशा ये छोटा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा यहाँ पे b जो क्या होगा, b यहाँ पे बड़ा, यानी कि b से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और आपसे पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा इस प्रमेय का प्रयोग आपका HCF निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतने बातें बस आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगला। यहाँ पे इसमें दिया गया है, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो थे, ये अलजबरा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं।
जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षाएं हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूँ जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए तो दिए गए नंबर पे यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे ये इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गई। ये चैप्टर में बस यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि समझने वाली चीज़ें थी। देखिए एक और यहाँ पे अगर के उदाहरण नंबर 2 में अगर के आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 4 यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इनमें से ऐसी ढेरियाँ बनाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियाँ बर्फियों की परात में न्यूनतम संख्या घेरे तथा प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ रखी जा सकती है। याद रखिएगा जब भी बोले कि न्यूनतम संख्या घेरे तो आपको वहाँ पे इसका HCF निकाल देना है। नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं तो इसका आप यहाँ पे HCF निकाल दीजिएगा। तो जैसे ही नॉर्मल विधि से आप HCF जो निकालते हैं इसको यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको निकालना है HCF 130 का और आपका 420 का। यही इस दोनों का जो भी HCF होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर कि हम यहाँ पे 3 बार में लेकर चलते हैं तो ये मेरा होता है, ये 30 होता है और यहाँ पे 130 करेंगे, 3 चौके 12, 120 होगा यानी कि 10, यानी कि HCF जो मेरा यहाँ पे आता है ये HCF मेरा यहाँ पे 10 दिया गया है। यही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इतने बातें समझ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जैसे ही आइएगा तो नेक्स्ट सवाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सवाल इस चैप्टर में देखने को मिलता है। ये अगर कि आप लोग देख रहे होंगे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ को करना है, उन संख्या स्तंभों में अधिकतम क्या होगी वे मार्च करनी है। देखिए इसमें भी सिंपल आप बोल रहे हैं अधिकतम से अधिकतम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो 616 और आपको यहाँ पे 32 का HCF निकाल देना है। जो भी आपका संख्या होगा वही इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग इस चैप्टर से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर से पहले यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को आपको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। तथा इसके इन्होंने डिस्क्विंस अर्थमेटिकी का भी खोज किया था। तो ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे ये चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा। हो सकता है अगर पूछ दे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ को जानकारी होना चाहिए। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालने का चीज़ दिया गया। तो ये हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, ऐसे ही बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है कि
कोई भी चीज़ को ऐसा में तोड़िए कि वो लास्ट तक में चले। अगर कि हम यहाँ पे 96 को तोड़ेंगे तो 2 को अगर के 5 बार लिखेंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 96 आएगा। उसी तरह 2 के पावर 2 करेंगे और 101 से इसको हम गुना करेंगे तो ये 104 होगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में आपको यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट चीज़ है उसको लेकर चलना है आपको, यानी कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5 में कौन सा ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे 2 के पावर 5 है। 3 के पावर कुछ नहीं, इसको भी 3 रखेंगे और फिर जो 101 है इसको भी हम लेंगे। और एचसीएफ में क्या होता है, सबसे न्यूनतम पावर को लेके, ये दोनों में से कौन मिलता जुलता है, 2 के पावर 2 इसमें भी है और 2 के पावर 2 इसमें भी है, तो बस मात्र 2 के पावर 2 यहाँ पे, यानी कि 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बस यही समझने की बातें थी और इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आगे आते हैं तो आगे एक चीज़ आपका दिया गया है सवाल में, एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वे दोनों स्थान एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे, यानी रोटेशन की बात कर रहा है। तो बस इस प्रकार के सवालों में आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल देना है 12 और यहाँ पे 18 का। तो जो एलसीएम होगा आपका 12-18 का 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद उन लोग दोनों फिर जाकर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब एक आगे एक और चीज़ें निकल कर सामने यहाँ पे आती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर में क्या चीज़ दिया गया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। जैसे ही आगे आइएगा तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। देखिए एक होता है शांत, अब एक होता है अशांत। ये दोनों बातों को आप समझिए, दोनों में होता है P/Q का खेल है यहाँ पे, ठीक है। P/Q के अगर के Q को यानी हर को Q को अगर के यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी कि उसको 2 और 5 के गुणनखंड में अगर तोड़ सकते हैं तो वो है यहाँ पे शांत, ठीक है। आप लोग समझ जाइए। और अगर के यहाँ पे Q को 2 के पावर 5 और 2 के पावर n और 5 के पावर n में नहीं तोड़ सकते हैं तो वो हो जाता है अशांत। ये बातें याद रखिएगा। इसको अगर के हम उदाहरण से समझना चाहें तो उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पेज नया ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण एक बहुत ही बेहतरीन तरीका का दिया गया है। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया गया है 0.375, इसको हम क्या लिख सकते हैं 375 बटा में यहाँ पे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कि इसको हम और आगे लिखना चाहें तो 3 के पावर 5 के पावर 3 और गुने में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m में लिख सकते हैं, यानी कि यह एक शांत आवर्ती है। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा आप लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होने की चीज़ नहीं है। चाहे तो एक और उदाहरण लिख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है 3 के पावर 8, ठीक है। तो इसको हम कैसे जांचेंगे कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। ये सवाल देखिए आपका स्टेट में भी पूछा गया था और आपका जो TRE1 का TGT मैथ हुआ था उसमें भी पूछा गया था। यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे A और B और C और D करके, इसमें बोल रहा था इसमें कौन सा संख्या शांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ सब थोड़ा छोटा चीज़ है लेकिन समझने वाली चीज़। अब देखिए 3.8 को चेक करना है ये शांत है या अशांत है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 के पावर हम कर देंगे 3, ठीक है। हमको लिखना है 2 के पावर n और 5 के पावर m, तो इसको क्या करेंगे मान के चलिए कि यहाँ पे हम 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो बात तो सेम हो गई। तो जैसे इसको करेंगे तो 375 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 बराबर 0.35 आएगा, यानी कि यह एक शांत आवर्ती है। इस तरीक़ा से हम जांच करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए कि P/Q एक परिमेय संख्या है और उसको Q को 2
के पावर n और 5 के पावर m में लिखा जा सके तो वह जो दशमलव प्रसारण होगा वह शांत प्रसारण होगा। शांत प्रसार मतलब दोस्तों ये भी एक समझ लीजिए कि उसका जो रिमाइंडर आएगा शून्य आएगा, लास्ट में भागा करने पर शून्य आएगा। और अशांत के मतलब हुआ कि वह संख्या रिपीट होते जाएगा, जैसे 0.513 आया तो वो फिर से 513 513, यानी कि एक समय आने पर वो रिपीटेशन करता है, उसको हम यहाँ पे अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसमें बस इतना ही चीज़ पढ़ना था। और देखिए यहाँ पे आ जाता है समरी। समरी में जैसे ही मैंने यही दो तीन चीज़ बताएं, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, वही चीज़ इसमें दिया गया होगा। आई होप कि ये मतलब चैप्टर 1 आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। कैसा लगा चैप्टर ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है यहाँ पे है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे चीज़ दिया क्या गया है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे बातें करेंगे। जो बहुपद में यहाँ पे चीज़ दिया गया है इसको मैं एक बार थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, बहुपद में यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है, बहुपद अगर के यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट दिया है, पहले दिया गया है रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के 2x+2 हो गया, इसमें कोई भी पावर नहीं है, यानी कि घात इसका 1 है, तो ये होता है रैखिक बहुपद। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के बारे में 2x² + 2 यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि इसका जो घात होगा द्विघात से ही नाम याद आता है, यानी कि घात ये 2 होगा। ये बेसिक से इसलिए थोड़ा बता देना। अब आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में मान के चलिए इसका जो घात होगा वो 3 होगा यहाँ पे, यानी कि घात की संख्या जो होगा ये 3 होगा। तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। इसमें बस इतना ही चीज़ आपको जानने की ज़रूरत थी। फिर आगे चल के यहाँ पे चीज़ें जब आइएगा आगे, तो इस बुक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीका की चीज़ दिया गया है, जो मैं डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट में लेकर चलता हूँ। ठीक है, पॉइंट में अगर कि हम चलते हैं तो यहाँ पे चीज़ एक दिया गया है। अगर कि आपका समीकरण एक यहाँ पे दिया गया हो, जैसे कि अगर कि हम आपको बताना चाहें, अगर कि यहाँ पे एक समीकरण दिया गया हो ax² + bx + c। ठीक है, अगर कि ये चीज़ दिया गया हो आपका, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होता है, थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें हैं ax² - bx + c। ये चीज़ अगर के दिए गए हैं तो आपको याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है c/a होता है। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए अल्फ़ा और बीटा इस समीकरण का शून्यक है। ठीक है, अल्फ़ा और जो बीटा है इसका शून्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का वैल्यू जो भी होगा और बीटा का वैल्यू जो भी होगा, अगर कि उसको हम x के जगह पे रखेंगे तो ये समीकरण का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। शून्य का मतलब होता है वो 0 आना। ठीक है, तो इसको निकालने के ही विधि के लिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ होता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है तो वहाँ पे अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है -b/a होता है। ये सवाल बहुत बार आया चुका है और एग्ज़ाम में पूछेगा यही सब, इसलिए ये सब चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपको याद रखिएगा। आगे इसका क्या यूटिलाइज होता है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट यहाँ पे दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके सवाल में यहाँ पे दे देगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे दे देगा। यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा इंटू बीटा का 6 वैल्यू देगा। तो इसका लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया ax² - bx + c, मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये b का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, और जो c का वैल्यू होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको एक्चुअल में लिखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और
शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, यहाँ दोनों का मान दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है +2। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर के यहाँ पे देखिएगा तो कैसे मैंने अपनी बताया, मैं अब सिंपल चीज़ में बताया। इसका जो होता है एक एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, मैंने बताया बी के जगह पर आपको अल्फा प्लस बीटा रखना है और सी के जगह पर यहाँ पे अल्फा बीटा रखना है। ये सवाल TRE1 में TGT में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 9th और 10th से जब आप TGT मैथ खास करके दीजिएगा ना, तो बहुत सवाल हूबहू NCERT से सवाल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो ए है और बी है ये वेरिएबल्स हैं, तो उसको हटा देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया गया और इसका जो वैल्यू भी दिया गया है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। और यहाँ सी के जो वैल्यू दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कितना, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यही जो यहाँ पे होगा ये मेरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर के आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें दी है। वहाँ पे हम लोग देखा कि द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में कैसे वहाँ पे सिनारियो बनता है। अब यहाँ पे आता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण मतलब कि यहाँ पे ax³ अगर के यहाँ ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d, ये चीज़ें दिए गए हैं। और अगर के इसका शून्यक यानी कि अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पे 3 शून्यक दिए गए हैं, तो इसमें क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो इसमें जब 3 शून्यक इसको दिए गए हैं तो अगर के यहाँ पे याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 चीज़ बनती है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ यहाँ पे अल्फा गामा और अल्फा, और एक होता है अल्फा बीटा और गामा। ये 3 चीज़ों देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है, आप बी से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए और सबके बट्टा में ए और ए यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और शुरू बार में माइनस और लास्ट बार में माइनस याद रखिएगा। ये जो मैंने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसी से सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको, इसलिए इस चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ कि क्या कुछ आपका यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो जैसे ही इस चैप्टर में अगर के अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिए गए हैं जो कि मैंने कल आपको शायद बताएं, थोड़ा देर पहले आपने चैप्टर 1 में हम पढ़ा है। यहाँ पे दिया गया है एक चीज़ कि px बराबर gx प्लस में rx, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वही चैप्टर को यहाँ पे लिख दिया गया है। px का वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे होगा, भागा देने पर gx हो जाएगा। ये है भाजक, ये है यहाँ पे भाज्य हमारा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे px और यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे qx यहाँ पे दोस्तों होगा, यानी कि यहाँ पे हम कर दिए qx। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे चीज़ दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि px, ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं गर्मी में आप लोगों को रात के 12 बजे पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को दिन में टाइम मिलता नहीं है और आप लोग का सिलेबस भी हमको कवर करना है, इसीलिए रात के अभी 12 बजे हैं और हम आपको लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। कोई भी थोड़ा सा अगर के इधर उधर मिस्टेक होता है तो उसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोग को सुधार कर दूँगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, ये इक्वेशन से सवाल पूछा गया था कि इनमें से इसका संबंध कौन सा सही है। ऑप्शन में 3 चीज़ दिए गए थे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सवाल पूछा गया था। आपका TRE1 में ये पेपर्स में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए px दिया गया है, यानी कि px को हम यहाँ रखते हैं, qx मेरा यहाँ पे भागफल हो जाता है, gx यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा rx है। तो मैंने आपको बताया था कि जो rx यानी कि जो ये रिमाइंडर दिया गया है rx क्या होगा। ठीक है, जो rx था रिमाइंडर दिया गया था, या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो मतलब ये 0 से बराबर होगा, यही दो होगा ना। और जो रिमाइंडर होगा ये gx से
जी एक्स से या तो छोटा होगा या हमेशा जी एक्स इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा यहाँ पर रिलेशन दिया गया था, तो ऑप्शन में यही चीज़ दिया गया था। ये यहाँ पे अगर के ये देखिए ये चीज़ वहाँ पे दिया गया था सवाल में। अब सवाल दिया गया था कि जी एक्स बराबर आर एक्स दिया गया था, और आर एक्स यहाँ पे था जी एक्स, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो ये रिलेशन अगर कि आपको पता होगा तो आप वहाँ पे फट से यहाँ पे टिक करके आप अपना नंबर बटोर सकते थे। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल एक आपका उदाहरण नंबर 9 में दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है कि 2x के पावर 4 माइनस में 3x के पावर 3 माइनस में 3x के पावर स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2, ये एक चीज़ दिया गया है। और इसका दो शून्यक दिया गया है, एक √2 दिया गया है और एक -√2 दिया गया है। ये सवाल पढ़ लीजिएगा इधर से आप लोग आके, यहाँ पे चीज़ें जो हैं यहाँ पे चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसके जो अन्य शून्यक हैं, दो अन्य शून्यक, उसको भी यहाँ पे निकालना है, क्या होगा। देखिए दो शून्यक यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा इक्वेशन जो कि इस पे जीरो को फॉलो करे। तो अगर कि हम x माइनस √2 बराबर जीरो करेंगे तो इधर में अगर के बराबर के इस तरफ में जाएगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यानी कि इसको ये फॉलो कर रहा है। और दूसरा जो होगा यहाँ पे x प्लस √2 होगा बराबर जीरो, अगर के इसको इधर में जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस, यानी कि इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो आपको फाइनली में यहाँ पे दो चीज़ निकल कर सामने आए, एक चीज़ जो दिया गया है x माइनस रूट दिया गया है और एक दिया गया है x प्लस रूट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ से तो एक ये चीज़ हमको सामने निकल कर आता है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे निकल कर सामने आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हम इससे भाग देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे आपका नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसको हम लिखेंगे 2x के पावर 4 माइनस में 3x के पावर 3 माइनस में 3x के पावर स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको यहाँ से हम भाग देंगे और जो भी हमारा भागफल आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए किया हुआ है, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग अपने कॉपी में बैठे होंगे पढ़ने, तो आप ज़रूर इसके भाग दीजिए। यहाँ पे जो भागफल आएगा आपका क्या आएगा, 2x के स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 आएगा, यही ना आएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक, और फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1, इसको ये लिखेंगे। और उसके बाद इतना करने के बाद एक चीज़ तो यहाँ से हमको मिल ही गया है, और दूसरा चीज़ करने इसका हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल के लिए इसको दोनों से हम गुना करेंगे और इसके बराबर में यहाँ पे सबको पता होगा कैसे गुणनखंड करना है, तो हम कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, जैसे कि देख सकते हैं, अगर के यहाँ पे कर देंगे माइनस 2x माइनस में 1 प्लस में 1, बल्कि यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, और फिर ये भी -1 हो जाएगा। तो 2x यहाँ से निकल के आया -1, और ये हो जाएगा x -1। तो ठीक, तो यहाँ से अगर के निकालिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा 1/2, और एक जो आएगा यहाँ पे आपका 1 आएगा। यही दो आपसे पूछ रहा था वहाँ पे कि दो अन्य जो शून्यक थे वो कौन कौन से शून्यक थे। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दिया गया है √2 और -√2, और यहाँ पे जो दो निकल के आए, एक 1/2 और एक 1, यही दो को यहाँ पे चीज़ें हैं। देखिए ये मैं बना रहा हूँ, आपका सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये बड़ा हो गया। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको यहाँ पे करके तुरंत के तुरंत यहाँ पे आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये नियम भी कोई बड़ा चीज़ टॉप चीज़ नहीं है जो कि आपका एग्ज़ाम में बाहर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ। मैंने अभी तुरंत ऐसा ही सवाल बताया, एक सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर बताएं। 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5, ये चीज़ दिए गए हैं। और जो दो शून्यक इसका दिया गया है
जिनको भी शून्यक वगैरह समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अंग्रेजी का बुक भी ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 स्लाइड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाएं। 2 शून्यक जो दिया गया है, एक दिया गया है -5/3 +5/3 और एक दिया गया है रूट अंदर 5/3। तो 2 अन्य जो शून्यक निकालने हैं वो आप लोगों का होमवर्क है। जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पे कॉपी खोलिए और जो नियम मैंने अभी यहाँ पे बताएं, ये वाला में जो नियम मैंने यहाँ पे बताया जिस तरीका से निकालने, उसी तरीका से वहाँ पे निकाल के जल्दी से इसका आंसर लाइए। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे अगर के आइएगा तो समरी अगर के चैप्टर नंबर 2 का देखिएगा तो बस आप लोग यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है, अगर के यहाँ पे इक्वेशन है क्या, ax² + bx + c इज इक्वल टू, अगर के इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो याद रखिएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये भी आई है, सवाल बार बार इससे आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताए थे, यहाँ पे ax² - bx + c होगा, और जो यहाँ पे b के जगह पर जो आएगा वो अल्फा + बीटा आएगा, और c के जगह पर जो आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। ये चीज़ भी, ये लिखने का तरीका है, ये भी याद रखिएगा। और जैसे ही नेक्स्ट में एक चीज़ हम बताएं, जो त्रिघात समीकरण में मैंने आपको बताया था कि अगर कि आपको ax³ प्लस में bx² + cx + d दिया गया है, तो यहाँ से 3 चीज़ें निकलते हैं। अगर कि यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा इसका शून्यक है तो याद रखिएगा अल्फ़ा + बीटा + गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, ये 3 चीज़ होगा। और यहाँ पे होगा एक अल्फ़ा, बीटा और गामा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, बी से, सी से और डी से, शुरू बारे माइनस और लास्ट बारे माइनस निकाल देना है, फिर ए और ए, ये चीज़ याद रखिएगा। बस यही आपका याद करने का एक तरीका हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा c/a होगा, अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा -d/a होगा। ठीक है, और जो एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताएं qx gx बराबर, तो आप याद रखिएगा px अगर के इज इक्वल टू होगा यहाँ पे qx gx प्लस में rx। तो जो rx का वैल्यू होगा, rx का वैल्यू या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जो इसका घात होगा ये gx से यानी कि ये छोटा होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया ऊपर में, तो ये चीज़ आपको भूलने के लिए मतलब नहीं होना, भूलिएगा नहीं ये चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग gx इसको कर लीजिए। आशा करता हूँ चैप्टर नंबर 2 आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा चैप्टर जरूर से ज़रूर बताएं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर।